आते खटोला वहीं बिछेगा। ये तरीका ठीक नहीं। और एक बात मैं कहूं कि अब देश गड्ढे में जाने वाली स्थिति पार कर चुका। एक छोटा उदाहरण देता हूं, लेकिन अद्भुत उदाहरण है, और मैं उस बात तर्क के साथ खड़ा हुआ था जब पहली बार उसका अनाउंसमेंट भारत सरकार ने किया था कि हम 80 करोड़ लोगों को अन्न देंगे। क्या अर्थशास्त्री कहते थे देश गड्ढे में चला जाएगा, मैंने चला जाए तब भी देना चाहिए। कोविड के समय क्या भूख से मर जाए आदमी? क्या अर्थशास्त्रियों की सुने? वो फैसला किस आधार पर हुआ था? अर्थशास्त्र के आधार पर हुआ था क्या? मानवीयता के आधार पर हुआ था, करुणा के आधार पर हुआ था। भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है भाई, व्यापार आधारित सरकार की अवधारणा थोड़ी ना है। और व्यापार आधारित सरकार होती, अवनीश पटेल तो विद्वान व्यक्ति हैं, चीजों को समझते हैं, आर्थिक विषयों को भी। तो किसी भी आर्थिक पैमाने पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 5 साल आगे तक चले खरा नहीं उतरता ना, कोई लॉजिक ही नहीं। लेकिन मैं उसके पक्ष में खड़ा हुआ, और जिन पार्टियों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया मैंने उन पर भी आपत्ति की कि भारत की सरकार की जिम्मेदारी है कि रोग से आदमी ना रहे, समझ में आता, भूख से नहीं मरना चाहिए। उस वक्त मान लीजिए कोई अंग्रेजी में गिटपिट करने वाला अर्थशास्त्री खड़ा हो जाता, क्या लोगों ने नहीं कहा था अवनीश बाबू? कुछ लोगों ने इसी देश में कहा कि ये नकारा बना रहे हो लोगों को, है मुफ्त में अनाज देके। तब भी मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ, मैंने नहीं। जब पूरा भारत स्तब्ध था, स्टैंड स्टिल था, आदमी रोटी कहां से खाता? कोविड से नहीं मरता, भूख से मर जाता। तब देश गड्ढे में नहीं गया मित्र, क्या? और आज तक बांट रहे हो, 28 तक बांटेंगे, ठीक ना? गड्ढे में नहीं गया। और जिस देश में हम चुनाव कराते हैं तो कितने लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं सरकार के और बाद में नेताओं के, गड्ढे में तो नहीं जाता देश। इसलिए यह तर्क ठीक नहीं कि देश गड्ढे में चला जाएगा इसलिए हम गड्ढे से बाहर निकालने के लिए योजना लाए। नहीं, योजना ही गड्ढे में चली गई बाबू। उस योजना को कोई ओढ़ेगा कि बिछाएगा जिससे रिटायरमेंट के बाद 800 रुपया मिल रहा है? नहीं। और दूसरी बात मैं कहता हूं, एक छोटी कहानी है, उसका मूल बता देता हूं। अवनीश बाबू सुन लीजिए, आपके काम आएगी। एक पिता अपने पुत्र को लेकर एक साधु बाबा के पास गया। उसने कहा बाबा ये बच्चा हमारा गुड़ बहुत खाता है, इसे मना कर दीजिए। बाबा ने कहा 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद फिर गए तो बाबा ने बच्चे से कहा गुड़ मत खाया करो। तो उन्होंने कहा महाराज ये बात पहले कह देते, हमको दोबारा क्यों बुलाए? इतनी बात बोलनी थी। बोले तब हम गुड़ खाते थे, हमने गुड़ छोड़ा तो हमको कहने का नैतिक अधिकार हुआ। अवनीश पटेल, संसद और राज्यों की विधानसभाएं और विधान परिषद पेंशन छोड़े, उसके बाद एनपीएस की वकालत करिए ना। बात में वजन आएगा, शब्द में प्राण प्रतिष्ठा होगी। खुद तो गुलगुला खा रहे हो और दूसरे से कह रहे हो तुम सत्तू खाओ, बोले इससे सेहत बनेगी। ये नहीं चलेगा। आप मालपुआ खाएंगे और एक नहीं 4-4 पेंशन लेंगे। पंजाब में एक बार स्यापा हुआ अभी, जोशी जी 4-4 पेंशन ले रहा है एक आदमी, नेता। बोले जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, उसकी अलग, विधायक अलग, मंत्री अलग, सांसद अलग। क्या गजब तमाशा है। फिर बाद में हुआ कि नहीं एक ही पेंशन मिलनी चाहिए, और वो लोग डाकिया के लिए कहते हैं कि नहीं इसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए पुरानी। बोले क्यों? बोले देश गड्ढे में चला जाएगा, हम तो गड्ढे से हटा रहे हैं इसलिए पुरानी पेंशन ले रहे हैं। गजब बात है, आप देश को गड्ढे से निकाल रहे हो, पुरानी पेंशन ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। एक दिन सांसद रह लीजिए, एक दिन एमएलए रह लीजिए, पेंशन हो गई। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो मौज में जियो, घी पियो। और मास्टर से कह दिया तुम अपना भाई खुद देखो यार। हाँ? हम देश को मजबूत नहीं करें क्या? लो, ये देश से बाहर है क्या? ये मजबूत होंगे तभी तो देश मजबूत होगा। देश क्या है? जनता मजबूत होगी तभी ना देश मजबूत होगा। और क्या देश जब कमजोर आर्थिक स्थिति में था तो पेंशन कैसे दे रहा था? क्या पेंशन के कारण देश गड्ढे में गया? पेंशन इतना बड़ा विषय नहीं कि उसके कारण देश गड्ढे में चला जाए। भारत ने बड़े बड़े आर्थिक प्रकल्प करके दिखा दिए, जिसमें मैंने एक सबसे बड़ा उदाहरण दिया मुफ्त अनाज वाला। उसका छोटा खर्चा है क्या? भारत के राजस्व पर, राज्यों के राजस्व पर उसका छोटा खर्चा नहीं है मित्र। लेकिन कल्याणकारी राज्य में वो होना चाहिए। और सबसे दुखद पक्ष ये, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें उसने कहा अर्धसैनिक बलों को सेना के समान ही पेंशन और सुविधाएं मिलनी चाहिए पेंशन की।
पटेल जी, उस फैसले के विरुद्ध सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट और उस पर स्टे लग गया। क्या? क्यों? गोली अंतर करती है कि सैनिक के लगी कि बीएसएफ वाले के लगी? नहीं ना। उसकी शहादत छोटी है, उसकी बड़ी है क्या? चाहे भारत की सेना हो, चाहे भारत के अर्धसैनिक बल हो, इनमें 90% लोग, हरकिशोर बाबू, इसमें 90% लोग गांव के गरीब परिवारों के बच्चे हैं। किसी नेता का बच्चा है क्या जोशी जी? नहीं। किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा है? नहीं। किसी बड़े बिजनेसमैन का बच्चा है? नहीं। कारगिल में जब लाशें आई, शहादत के बाद जब पार्थिव देह आई गांव गांव, अटल जी के समय में फैसला हुआ, उसमें गरीब गांव के लोगों के बच्चे थे। आज भी हम देखते हैं कश्मीर से, यहां से, वहां से, नॉर्थ ईस्ट से जो अर्धसैनिक बलों के जवान शहीद हो जाते हैं, उनके जब शव आते हैं तो उनके परिवारों के चित्र भी आते हैं। जाकर देखिए उनके पास क्या संसाधन है। और मसला केवल शहादत का नहीं मित्र, जो भारत के लिए इतनी कठिन ड्यूटी दे रहे हैं, क्या भारत की जिम्मेदारी नहीं कि वो आर्थिक तौर पर निश्चिंत रहें? उनको अपने बाद अपने बच्चों की, पत्नी के, माता पिता के भरण पोषण की चिंता नहीं हो? हम शब्द इस्तेमाल करते हैं सुप्रीम सैक्रिफाइस, सर्वोच्च बलिदान, ये शब्द इस्तेमाल होता है उनकी शहादत पर। जो सुप्रीम सैक्रिफाइस कर रहा है देश के लिए, क्या देश की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हम उनको आश्वस्त रखें कि आपको रिटायर होने के बाद 800 रुपया का चेक नहीं मिलेगा? क्या इतना नहीं कर सकते हम? ये अर्थशास्त्रियों का देश नहीं है, ये समाजशास्त्रियों का देश है, और वैसा ही रहना भी चाहिए। और मैं तो एक बात कहता, शपथ पत्र दे दीजिए कि कुछ हो जाए एनपीएस नहीं जाएगी। कोई राजनीतिक दल शपथ पत्र नहीं दे सकता। हो सकता है अगले चुनाव में चली जाए एनपीएस। इसीलिए मैंने कहा राजनेताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है चुनाव। तिवारी जी, चुनाव पर आ जाए बात तो कोई योजना हो अवनीश बाबू, दुनिया भर के सारे अर्थशास्त्रियों ने मिलकर तैयार की हो, वो भी 2 मिनट में कुएं में जाएगी। चुनाव ही महत्वपूर्ण है, और चुनाव जनमत का अभिव्यक्तिकरण करता है। मुझे नहीं मालूम ये 2027 में क्या होगा विधानसभा में, उसके लिए तैयार ओपीएस की कोई सोच बन रही है कि नहीं, लेकिन दिल्ली के स्तर पर कुछ संकेत ऐसे जरूर आए थे कि नाम पर शायद सरकार को थोड़ा वो हो रहे, लेकिन एनपीएस में ही कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जो कमी बेशी 50% में पड़े वो सरकार कहे कि भाई ये हम दे देंगे। इस ढंग के कोई योजना में परिवर्तन हो, इस ढंग की कोई बात हो, ऐसी सुबुगाहट दिल्ली में जरूर है। वो कैसे मेटलाइज होगी, नहीं होगी, कर्मचारियों को मंजूर होगा, नहीं होगा, वो अलग का विषय, लेकिन बात वहां तक आ गई। बड़ी बात यह है, वहां तक बात आ गई कि इस विषय पर जनमत क्या कहता है ये समझ में राजनेताओं के आ गया है। वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, किसी पार्टी के हो, ये आ गया है। तो मुझे लगता है फिर वो है कि एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। मुझे लगता है कि अब उजाला बहुत दूर नहीं। जनतंत्र और जनमत, जनादेश, वो सब कुछ सिखा देता है जो हजारों बहसें, लाखों सेमिनार नहीं सिखा सकते। गरीब आदमी का वोट वो सब सिखा देता है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज नहीं सिखा सकती। तिवारी जी, इसलिए सर मुझे ऐसा लगता है कि इस मसले का कोई ना कोई समाधान निकट भविष्य में होना चाहिए। वैसी संभावनाएं दिख रही हैं, होगा नहीं होगा तमाम किंतु परंतु हैं, लेकिन जैसे शुरुआत में बिल्कुल स्पष्ट नकार था, नो नॉट एट ऑल, वो भाव अब नहीं है। अब भाव यहां तक आ गया कि बात करिए, बैठिए, कमेटी बनाइए, प्रस्ताव लाइए, डिस्कस करिए। इसका मतलब कि पंचों की राय शर्माते खटोला यहीं पीछेगा नहीं है। अब खटोला हट भी सकता है, दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है। इंतजार करिए जब तक खटोला हिलता नहीं है।